नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 15 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अभी और गिरेगा न्यूनतम पारा, सुबह शाम ठिठुर रहा प्रदेश, यहाँ शून्य से नीचे चल रहा न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। प्रदेश के 6 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। सुंदरनगर, भुंतर, कल्पा, रिकांगपिओ, सेऊबाग और समदो का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। वहीं नारकंडा, मनाली व मंडी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में आई गिरावट से राजधानी शिमला के कोल्ड जोन में पेयजल पाइप जमने लगे हैं। सड़कों पर गिरा पानी भी शीशा बनना शुरू हो गया है। लाहुल के ऊपरी इलाकों से निकलने वाली नदियों के किनारे भी जम गए हैं। झीलों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई है। लाहुल स्पीति की चंद्रताल, सूरजपाल और सिस्सू झील जम चुकी है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि 16 दिसंबर को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का प्रभाव प्रदेश में देखने को मिल सकता है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। मैदान इलाकों में सुबह शाम धुंध पड़े से ठंड बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में और अधिक कमी दर्ज होने के आसार हैं। सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ेगी। हालांकि दिन के समय धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो समदो -5.0, कल्पा 3.0, नारकंडा 0.5, रिकांगपिओ -0.3, भुंतर -0.7, सुंदरनगर -0.1, मंडी 0.1, मनाली 0.1, सेऊबाग -0.4, सोलन 2.0, कुफरी 2.6, शिमला 5.0, धर्मशाला 7.2, ऊना 2.8, नाहन 7.9, पालमपुर 3.5, कांगड़ा 4.6, डलहौजी 5.2, बरठीन में 1.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मुर्गी पालक रखें सावधानी। प्रदेश में ठंड बढ़े के कारण मुर्गी पालकों को खतरा मंडराने लगा है। ठंड बढ़े से मुर्गियों के बीमार पड़े और मरने का खतरा पनप रहा है। ऐसे में मुर्गी पालकों को मुर्गी फार्म को गर्म रखने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि ठंड का पारा अभी और अधिक गिरने जा रहा है। हालांकि अभी बारिश और बर्फबारी गिरने की कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन पारा गिरने के कारण प्रदेश में भारी ठंड रहने वाली है। 30 करोड़ जमा न करवाने पर फंड्स जाएंगे 250 करोड़, अधिकारियों की लापरवाही पड़ सकती है भारी। प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत धर्मशाला और देहरा दोनों कैंपस में भवन निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। टेंडर भी 500 करोड़ का दोनों कैंपस के लिए हो चुका है। कंपनी ने देहरा के साथ धर्मशाला के जदरांगल में भी काम शुरू करने को मशीनरी रख दी थी, लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जून माह में हरी झंडी मिलने के बाद भी जब प्रदेश सरकार ने 30 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं करवाई तो काम शुरू नहीं हो पाया। अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक कांगड़ा के धर्मशाला में काम शुरू नहीं हो पाया और देहरा में बनने वाले आधे कैंपस का ही काम चल रहा है।
भवन निर्माण के लिए देहरा में 250 करोड़ ही खर्च होना है और धर्मशाला में भी 250 करोड़ खर्च किए जाने हैं। निर्माण कार्य में लगी कंपनी को 500 करोड़ का टेंडर अवार्ड हुआ है। ऐसे में कंपनी भी अपने काम को पूरा करने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता अपना सकती है। ऐसे में हिमाचल की राजनीतिक लड़ाई का शिकार हो रहे केंद्रीय विवि के 250 करोड़ कहीं फंड्स न जाएं, अब इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। गुटबाजी में उलझी कांग्रेस। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं सुलाह के विधायक विपिन सिंह परमार का कहना है कि कांग्रेस गुटबाजी में उलझी हुई है। अपने ही विधायकों को नीचा दिखाने के लिए बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सैकड़ों करोड़ की राशि को रोका जा रहा है। यह पूरे कांगड़ा चंबा के साथ अन्याय है। भाजपा इसके खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध करेगी। कांग्रेस की आपसी लड़ाई का शिकार केंद्रीय विवि को नहीं होना दिया जाएगा, जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं और झूठी जानकारियां देकर गुमराह कर रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं भी करेंगी आंदोलन। धर्मशाला की करीब आधा दर्जन से अधिक सामाजिक संस्थाओं एवं शिक्षाविदों व बुद्धिजीवी लोगों ने भी सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर कार्य शुरू करवाने की बात की है। सभी संस्थाएं आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छोड़ने का भी ऐलान कर रही है। छात्र संगठन भी इस मुद्दे को लेकर विधानसभा सत्र में सरकार का घेराव करने का प्लान कर रहे हैं। सरकार पर प्रहार, केंद्र ने 2000 करोड़ दिए। सुक्खू के बयान पर विपिन परमार का आंकड़ों के साथ पलटवार। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं सुलाह के विधायक विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बड़ा सियासी हमला करते हुए कहा कि उच्च पद पर बैठकर सीएम झूठ न बोलें। केंद्र सरकार ने अब तक आपदा के लिए 2000 करोड़ की राशि जारी की है। यदि कुछ नहीं मिला तो सीएम एफिडेविट जारी करें। विपिन परमार ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि प्रदेश राहत पैकेज में 2000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि है। इसमें 1000 करोड़ मनरेगा का, 100 करोड़ आवास योजना का, 403 करोड़ 53 लाख राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फंड का, राज्य आपदा रिस्पांस फंड के अंतर्गत 360 करोड़ 80 लाख, राज्य आपदा मिटिगेशन फंड के अंतर्गत 85 करोड़ 60 लाख की राशि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को प्रदान की गई है। इसके अलावा 2700 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हिमाचल प्रदेश की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए। प्रदेश में विधायक निधि को रोककर उसे भी इसी राहत पैकेज का एक हिस्सा बनाया गया। 225 करोड़ की राशि आम जनता ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दी, इसको भी इस राहत पैकेज में सीधा सीधा डाला गया। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे 4 लेन और पुलों का निर्माण भी अनेक जगह केंद्र सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू दौरे के दौरान 400 करोड़ रुपए हिमाचल को आपदा की दृष्टि से दिए। बीजेपी 18 को देगी 1 साल के जशार का जवाब। भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि प्रदेश साल के 1 साल के जश्र का जवाब 18 दिसंबर को भाजपा धर्मशाला में ही देगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना व अन्य नेता शामिल होंगे। इसमें जिला भर के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग अभी आपदा से भी नहीं उभरे हैं और खजाना खाली होने का रोना रोने वाली कांग्रेस जश्रा मना रही है। प्री नर्सरी के बजट से देंगे जेबीटी की सैलरी, शिक्षा सचिव बोले ज्यादा पैसा लाने की तैयारी, लैप्स नहीं होगा पैसा। इस बार कोई भी पैसा सरेंडर नहीं होगा।
प्री नर्सरी के लिए हर साल आने वाले 72 करोड़ रुपए इस बार इन सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे जेबीटी की सैलरी पर खर्च किए जाएंगे। इससे राज्य सरकार पर देनदारी कम होगी। इस तरह हिमाचल के शिक्षा विभाग में एक तरफ तेजी से सुधार की कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन सुधारों को फंड करने के लिए भारत सरकार से ज्यादा पैसा लाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह पैसा समग्र शिक्षा और स्टार प्रोजेक्ट की फंडिंग के जरिए लाया जाएगा। इस मामले पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। इस बैठक में समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा के अलावा उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत शर्मा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली शामिल थे। दरअसल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस बार समग्र शिक्षा का प्रपोजल वार्षिक के बजाय 2 साल के लिए मांगा है। इस प्रपोजल को जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। इस प्रपोजल को तैयार करने के लिए यह पहली बैठक थी। इसके बाद शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में होने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में इस ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा। समग्र शिक्षा में इस साल हिमाचल को 672 करोड़ मिले थे। पिछले कुछ वर्षों से इसमें से कुछ पैसा 31 मार्च को बिना खर्चे सरेंडर भी हो रहा है। इस बार शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी पैसा सरेंडर नहीं होगा। प्री नर्सरी के लिए हर साल आने वाले 72 करोड़ रुपए इस बार इन बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे जेबीटी की सैलरी पर खर्च किए जाएंगे। इससे राज्य सरकार पर देनदारी कम होगी। 2 साल के लिए भेजे जाने वाले इस प्रपोजल का प्लान साइज इस बार 1500 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। प्रपोजल में ये तथ्य वर्तमान राज्य सरकार के समय उठाए गए सुधार के कदमों को इस प्रपोजल में शामिल किया जा रहा है। यानी शिक्षा विभाग क्लस्टर स्कूलों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों और टीच हिमाचल अभियान को भी इस प्रपोजल में शामिल करेगा। इसी अभियान के तहत हिमाचल में गेस्ट टीचर भर्ती करने की शुरुआत की जा रही है। टीचर्स को एक्सपोज के लिए विदेश भेजने की स्कीम में भी ज्यादा बजट मांगा जाएगा। शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार प्रपोजल को बनाया जाए। आधुनिक दुग्ध संयंत्र के लिए मांगी मदद। कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री रूपाला से मुलाकात के दौरान उठाया मामला। कृषि मंत्री प्रो चंद्र कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भेंट की। कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध उत्पाद तैयार करने के लिए आधुनिक दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार ढगवार में नए संयंत्र को कार्यशील बनाने के लिए क्षेत्र में 1415 ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए दुग्ध गतिविधियों को बढ़ाने तथा पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री ने कृषि मंत्री को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। कृषि मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ द्वारा 11 जिलों में डेयरी विकास गतिविधियां चलाई जा रही हैं। प्रसंघ द्वारा 1107 समितियों का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से 47,259 दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया जा रहा है।
वर्तमान में मिल्कफेड द्वारा 91,500 लीटर प्रतिदिन क्षमता के 22 मिल्क चिलिंग सेंटर और 1.30 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के 11 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, शिमला के दत्तनगर में 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक पाउडर संयंत्र और हमीरपुर के भौर में 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक कैटल फूड प्लांट चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिमगंगा योजना आरंभ करने की घोषणा की गई है। इसके तहत 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। प्रथम चरण में यह योजना पायलट आधार हमीरपुर और कांगड़ा जिला में आरंभ की जा रही है। कृषि मंत्री के साथ विधायक केवल सिंह पठानिया भी उपस्थित थे। कोल्डैम में दिखेंगे क्रूज हाउस बोट शिकारी। 30 किलोमीटर के दायरे में जलाशय की सैर का आनंद लेंगे सैलानी। कोल्डैम जलाशय में जल्द ही क्रूज हाउस बोट और शिकारा तैरते नजर आएंगे। यह पर्यटकों के लिए जलाशय की लहरों पर एक नए रोमांच का सफर होगा। डैम में सिंपल बोटिंग के साथ ही स्पीड बोटिंग राइड, हाई स्पीड राइड, जेट स्की, बनाना राइड और जेट अटैक बोटिंग भी संचालित होंगे। खास बात यह है कि कोल्डैम से लेकर तत्तापानी तक 30 किलोमीटर का लंबा फासला तय कर सैलानी जलाशय की सैर का लुत्फ उठा सकेंगे। इस अहम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए गठित कमेटी ने कोल्डैम की सैर की। कोल्डैम में जलीय क्रीड़ाओं की संभावनाओं को तलाशने के लिए एसडीएम सदर अभिषेक गर्ग की अध्यक्षता में गठित समिति ने कोल्डैम से लेकर तत्तापानी तक निरीक्षण किया। कमेटी की अगुवाई कर रहे सदर बिलासपुर के एसडीएम अभिषेक गर्ग ने बताया कि कोल्डैम को वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनाने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, ताकि बिलासपुर को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर अलग पहचान मिल सके। अन्य राज्य से आने वाले पर्यटकों को कोल्डैम में शिकारा और हाउस बोट के साथ ही क्रूज भी तैरता हुआ नजर आएगा, जो पर्यटकों के लिए लहरों पर एक नए रोमांच का सफर होगा। एसडीएम के अनुसार कमेटी द्वारा निरीक्षण के बाद सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद जल्द ही इस संबंध में रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी। एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा कोल्डैम के लाइन साइड से 4 किलोमीटर अंदर इन गतिविधियों को शामिल करने का सुझाव कमेटी को दिया गया। कमेटी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की गतिविधियों में बाधा न बनते हुए अन्य पर्यटन गतिविधियां चलें, विस्तार से चर्चा की जा रही है। बिलासपुर बनेगा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हब। एसडीएम आईएएस अभिषेक कुमार गर्ग के अनुसार जिला प्रशासन का प्रयास है कि बिलासपुर को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के क्षेत्र में हब बनाया जाए। उन्होंने बताया कि कमेटी के अन्य सदस्यों सहित एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ इस संबंध में संयुक्त सर्वेक्षण किया गया है। मुआवजे के नाम पर कर डाली बंदरबांट, सैंज में 100 मेगावाट की विद्युत परियोजना में लाखों का गड़बड़झाला। जिला कुल्लू के सैंज में 100 मेगावाट के हिमाचल पावर कारपोरेशन की विद्युत परियोजना के निर्माण के दौर में हुए लाखों रुपए के गड़बड़झाले में विजिलेंस विभाग हेडक्वार्टर शिमला ने मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बिजली बोर्ड के वरिष्ठ प्रबंधक और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मुआवजे के नाम पर बंदरबांट कर डाली थी। अब भ्रष्टाचार मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रस्ताव मंजूरी को भेज दिया है। मामले में विजिलेंस विभाग ने आगे बढ़ते हुए एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी के लिए केस भेज दिया है। विजिलेंस विभाग मंडी के एसपी राहुल नाथ का कहना है कि डिप्टी एसपी कुल्लू अजय कुमार के नेतृत्व में टीम इस मामले को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस मसले में आधा दर्जन लोग संलिप्त पाए गए हैं।
जिनको बिजली बोर्ड के वरिष्ठ प्रबंधक सहित लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और अन्य विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता होने की सूरत में शिकायत दर्ज हुई थी और उस दौरान निर्माण कार्य के चलते इस मामले में विजिलेंस विभाग को 2014 में शिकायत हुई थी, जिसके चलते अब इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ हाल ही में विभाग ने दोबारा से हिमाचल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी को मंजूरी प्रदान करने और इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है। जमीन के साथ मकान दर्शाकर दिया डबल मुआवजा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान जिन लोगों की भूमि थी, भूमि के मुआवजे की एवज में मकान को भी दर्शाकर डबल मुआवजा दे डाला था, जबकि हकीकत में वहां पर कोई भी मकान नहीं बना था, जिसके चलते इस मसले में बिजली बोर्ड के अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों की आपसी मिलीभगती के चलते इतने बड़े स्तर पर गड़बड़झाला होने की सूरत में विजिलेंस विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के प्रक्रिया तेज कर दी है। 7.53% कम हुए सड़क हादसे। प्रदेश भर में 1399 दुर्घटनाओं में 564 लोगों की मौत। प्रदेश में वर्ष 2022 के मुकाबले इस साल में नवंबर माह तक सड़क हादसों में 7.53% की कमी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस और परिवहन विभाग की मेहनत रंग लाई है। परिवहन विभाग ने वर्ष 2022 और 2023 में हुई सड़क दुर्घटनाओं का आकलन किया है। इस आकलन के अनुसार जनवरी माह से लेकर नवंबर माह तक प्रदेश में 2025 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 795 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 5159 लोग घायल हुए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो दुर्घटनाओं में 7.53% की कमी दर्ज की गई है। वहीं मरने वालों की संख्या में 17.01% की कमी आई है। परिवहन विभाग निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि रोड सेफ्टी सेल लगातार प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इन दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सके, इसके लिए विभाग की टीम लगातार कार्य कर रही है। परिवहन विभाग ने वर्ष 2016 से लेकर अब तक प्रदेश में हुए सड़क हादसों, घायलों और इन हादसों में हुई मौतों के आंकड़ों का आकलन किया है। इसमें विभाग ने पाया है कि वर्ष 2016 से 31 नवंबर 2023 तक 20,904 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। इन दुर्घटनाओं में 34,754 लोग घायल हुए हैं, जबकि दुर्घटनाओं में 8,370 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इस वर्ष यानी 2023 में जनवरी से लेकर अब तक 1,399 सड़क हादसों में 564 लोगों की मौत दर्ज की गई है। 26 को बंद हो जाएंगे धान खरीद केंद्र। अब तक 22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा फसल की खरीद। प्रदेश के धान खरीद केंद्र 26 दिसंबर को बंद कर दिए जाएंगे। किसानों के पास धान की फसल बेचने के लिए मात्र 11 दिन का समय बाकी है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए केंद्रों में अब तक किसानों से 22,805 MT धान की फसल की खरीद की गई है। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा बनाए गए 9 केंद्रों में फसल बेचने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर प्रदेश के 5,350 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। 5,350 किसानों में से 5,330 किसानों के टोकन वेरीफाई किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार धान की खरीद तय लक्ष्य से अधिक हुई है। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 22,000 मीट्रिक टन धान की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब तक प्रदेश में 10 धान खरीद केंद्रों में 22,805.78 मीट्रिक टन धान की फसल की खरीद की गई है।
प्रदेश 3,699 किसानों को धान की फसल का 48.08 करोड़ का भुगतान जारी किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए केंद्रों में अब तक किसानों से 22,805.78 MT धान की खरीद की गई। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 10 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए रविवार तक 5,350 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया गया। किसानों के 5,330 टोकन वेरीफाई किए गए हैं। किसानों से 2,203 रुपए प्रति क्विंटल धान की फसल का मूल्य तय किया गया है। शिमला में दिव्यांग युवाओं की प्रतिभा को सम्मान, राज्यपाल ने 5 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को प्रदान किए लैपटॉप। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने गुरुवार को राजभवन में दिव्यांग युवाओं की प्रतिभा और क्षमता का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राएं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनसे हम सबका मनोबल भी बढ़ता है। राज्यपाल राजभवन में उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित हौसलों की उड़ान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। राज्यपाल ने डा राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में MBBS की छात्रा निकिता चौधरी को हिमाचल प्रदेश की पहली व्हीलचेयर यूजर डॉक्टर बनने पर बधाई देते हुए कहा कि इन्होंने ये मुकाम हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष किया है। राज्यपाल ने कुल 5 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए। 2 दिव्यांग विद्यार्थियों को मोबाइल फोन प्रदान किए। प्रदेश की पहली व्हीलचेयर MBBS छात्रा निकिता चौधरी, 3 दिव्यांग असिस्टेंट प्रोफेसरों मुस्कान, अंजना ठाकुर एवं प्रतिभा ठाकुर, RKMV कॉलेज की 5 दिव्यांग छात्राओं समेत 40 उच्च शिक्षित दिव्यांगों एवं उनकी सहायता करने वाले 15 युवाओं को सम्मानित किया। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कोर्ट में फिर पेश होंगे HAS अधिकारी। 4 दिन के पुलिस रिमांड पर थे भंग आयोग के पूर्व सचिव। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में सामने आए पेपर लीक प्रकरण में दूसरी दफा गिरफ्तार किए गए भंग आयोग के पूर्व सचिव व HAS अधिकारी जितेंद्र कंवर का शुक्रवार 15 दिसंबर को पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है। आज फिर अदालत में उनकी पेशी होगी। बता दें कि इस प्रकरण में दर्ज दूसरी FIR में आरोपी जितेंद्र कंवर को 11 दिसंबर देर रात को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आरोपी को 15 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा था। मामले की जांच कर रही विजिलेंस शुक्रवार को आरोपी को अदालत में पेश करेगी। प्रकरण में दर्ज दूसरी FIR में पोस्ट कोड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर और 1036 जूनियर ऑडिटर प्रश्न पत्र लीक में जितेंद्र कंवर की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व भी जितेंद्र कंवर को 4 अप्रैल को अरेस्ट किया गया था, लेकिन गत 10 मई को उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्हें पोस्ट कोड 965 के तहत हुई JOIT की परीक्षा में आरोपी बनाया गया था। 5 मार्च को इसी परीक्षा लीक मामले में उन्हें पहली बार FIR में नामजद किया गया था। द जितेंद्र कंवर आयोग में सचिव के साथ साथ परीक्षा नियंत्रक और भर्ती रिकॉर्ड के कस्टोडियन भी रहे हैं। मामले की जांच में लगी विजिलेंस ने अब तक 13 मामले दर्ज किए हैं। मौजूदा समय में 3 आरोपी उमा आजाद, उसका बेटा नितिन आजाद और एक अन्य रवि कुमार जुडिशियल रिमांड पर हैं, जबकि बाकियों की जमानत हो चुकी है।
विजिलेंस ने इस मामले में पहली बार 23 दिसंबर 2022 को हमीरपुर विजिलेंस थाना में एफआईआर दर्ज की थी। इस ऑफर पर क्लिक करते समय रहे सावधान, असली जैसा दिखने वाला ऑफर हो सकता है ठगी लिंक। क्रिसमस को लेकर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर की बहार आई हुई है। क्रिसमस की बड़ी छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमुखता दे रहे हैं। लोगों के इस मूड को भांपते हुए कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रही है। कहीं पर एक सामान की खरीद पर 50 से 70% तक की छूट का ऑफर दिया जा रहे हैं, तो कहीं महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए 0 ब्याज दर पर कर्ज देने का ऑफर। वहीं कपड़ों पर भी 50% तक की छूट दी जा रही है। ऐसे किसी भी बम्पर ऑफर पर क्लिक करते समय ग्राहकों को बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि असली जैसा दिखने वाला ऑफर कोई ठगी का लिंक हो और इस पर क्लिक करते ही शातिर आपके बैंक खाते से राशि निकाल सकते हैं। इन दिनों ग्राहकों को लूटने के लिए शातिरों ने नए नए तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इनमें असली नकली की पहचान करना मुश्किल हो गया है। कई बार फर्जीवाड़ा करने के लिए असली कंपनी के रूप रंग और डिजाइन की वेबसाइट भी बना दी जाती है। इन पर क्लिक करते ही आपकी सारी गोपनीय जानकारी शातिरों के पास पहुंच जाती है। क्रिसमस पर ऑफर की बहार में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल ने भी अलर्ट जारी किया है। साइबर सेल शिमला के एसपी रोहित मालपानी का कहना है कि क्रिसमस के त्योहारी सीजन में किसी भी कंपनी का ऑफर स्वीकार करने से पहले कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट की अवश्य जांच कर लें। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी यदि कुछ शंका हो तो कंपनी के आसपास की शाखा या शोरूम पर जाकर ऑनलाइन बाजार के लिए दिए जा रहे ऑफर की जानकारी जरूर लें। इससे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार के दामों में आ रहे अंतर और फायदे के बारे में बेहतर जानकारी भी मिल जाएगी। बिग ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश में पहली बार अमरूद का बीमा, ये 2 फल भी दायरे में, पढ़े पूरी खबर। हिमाचल में अब अमरूद की फसल का भी बीमा होगा। प्रदेश में बागबानी विभाग पहली बार अमरूद समेत अनार, लीची को बीमा के दायरे में लाया गया है। हिमाचल में अब तक आम, सेब, प्लम, नींबू प्रजाति व आड़ू की फसल का बीमा होता था। ऐसे में अब 3 नए फल जुड़ जाने से बीमा के दायरे में आने वाले फलों की संख्या 8 हो गई है। अभी दायरे में आने वाले अमरूद के एक पौधा का बागबान को 17.5 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा, जबकि बीमित राशि 350 रुपए तय की गई है। अमरूद का पेड़ 2 साल का होना चाहिए। बागबान 31 मार्च तक अमरूद का बीमा करवा पाएंगे। अनार के एक बूटे के लिए अनार के लिए भी प्रति पौधा 17.5 रुपए प्रीमियम तय हुआ है, जबकि बीमित राशि 350 तय हुई है। अनार का पौधा 3 साल का होना चाहिए। नींबू के लिए प्रति पेड़ 15 रुपए प्रीमियम और 750 रुपए बीमित राशि तय हुई है। पहले से बीमा योजना में शामिल अन्य फलों की उम्र 5 साल अनिवार्य की गई है। इस बार सेब के लिए प्रति पेड़ 30 रुपए प्रीमियम तय किया गया है। बीमित राशि 1500 रुपए तय की गई है। आम के एक पेड़ का प्रीमियम 15 रुपए और बीमा राशि 750 रुपए तय की गई है। इन सभी फलों के लिए बीमा करवाने की कट ऑफ डेट निर्धारित हो गई है। प्रदेश के बागबान सेब आम का बीमा 20 दिसंबर तक करवा पाएंगे, जबकि नींबू का 14 फरवरी व प्लम का बीमा 25 फरवरी तक हो सकेगा। अमरूद का बीमा 31 मार्च तक होगा। गौर रहे कि प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बागबान है। ऐसे में बागबानों के पास फल बीमा से जुड़ने का बड़ा मौका है। इस योजना में 90% राशि केंद्र सरकार और 10% रकम प्रदेश सरकार वहन करेगी। लीची को ओलों से सुरक्षा कवर।
इस बार लीची को ओलों से होने वाले नुकसान पर बीमा के दायरे में लाया गया है। इसमें लीची के एक पौधे का 61 रुपए प्रीमियम भरना पड़ेगा। इसकी बीमित राशि 1200 रुपए तय हुई है। सेब पहले से ही ओलों के दायरे में है। इसमें एक पेड़ का ओलों के लिए 98 रुपए प्रीमियम देना होगा। बीमित राशि 1950 रुपए होगी। इस बार अमरूद, लीची व अनार को बीमा के दायरे में लाया गया है। इससे हजारों बागबानों को फायदा होगा। अब बीमा योजना के दायरे में आने वाले फलों की संख्या 8 हो गई है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा में जाएंगे विक्रमादित्य सिंह। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए किया ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र और वर्तमान सरकार में लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं तथा खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान किया है कि अगले महीने अयोध्या में होने वाली श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वह खुद उपस्थित रहेंगे। विक्रमादित्य सिंह इस पावन अवसर पर अयोध्या का दौरा करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने आ रहे हैं और 22 जनवरी को यह भव्य कार्यक्रम अयोध्या में होगा। विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को अपने फेसबुक पेज के जरिए यह घोषणा की। उनकी इस सोशल मीडिया पोस्ट से कमेंट बॉक्स भी एकदम भर गया। बहुत से कमेंट्स ऐसे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी राम मंदिर बनने के समर्थक थे और हमेशा हिंदू धर्म से संबंधित मामलों पर मुखर रहते थे। कुछ लोग यह कमेंट भी कर रहे हैं कि भगवान राम किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं, इसलिए आपको इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी या सरकार में इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वह आने वाला वक्त बताएगा। भरमौर में भड़क उठी आवासीय कॉलोनी, अलार्म बजते ही मच गया हड़कंप। भरमौर उपमंडल में खड़ामुख के पास स्थित बुड्डिल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन कर रही कंपनी ग्रीनको की आवासीय कॉलोनी के एक हिस्से में गुरुवार शाम अचानक आग लग गई, जिसके चलते यहां तैनात कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। लिहाजा फायर अलार्म को बजने के साथ ही यहां मौजूद कर्मचारी सुरक्षित जगह की तरफ भागे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक टीम मौके पर पहुंच आग बुझाने के काम में जुट गई है। बहरहाल मामले की जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का पता चल सकेगा। उधर कंपनी से जुड़े अधिकारी उत्तम ने कहा कि ऑफिस के साथ लगने प्रीफेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में आग लगी थी, जिसे 3 कमरों को नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पा लिया गया है। एचआरटीसी के हाल, पहले सवारियों ने धक्का देकर स्टार्ट की बस और थोड़ी देर बाद बीच सड़क पलट गई। हिमाचल पथ परिवहन निगम रामपुर डिपो की एक बस रामपुर बुशहर क्षेत्र के मुनीश से करीब 100 मीटर की दूरी पर गुरुवार सुबह पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें सवार सभी सवारियां सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार यह बस काफी समय से खराब चल रही थी, जिसे धक्के से ही चलाया जा रहा था, लेकिन रामपुर डिपो प्रबंधक का इस ओर कोई ध्यान नहीं था। सूचना के मुताबिक आज जैसे ही चालक ने बस को स्टार्ट करना चाहा, तो बस स्टार्ट नहीं हुई, जिस पर बस की सवारियों की मदद से धक्का लगाकर बस को स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, तो बस चालक को ब्रेक न लगने का अंदेशा हुआ। बस चालक ने बस को पहाड़ी की ओर मोड़ दिया, जिसके कारण बस सड़क पर पलट गई। डेप्यूटी सीएम की बेटी डा आस्था अग्निहोत्री की किताब लॉन्च, इंटरनेशनल लॉ पर दिए अहम सुझाव। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पुत्री डा आस्था अग्निहोत्री की पुस्तक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड द चैलेंजेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ए क्रिटिकल एनालिसिस का ऊना में आयोजित एक गरिमामय समारोह में विमोचन किया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पुस्तक का विमोचन किया।
इस अवसर पर डा आस्था अग्निहोत्री के अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री, डॉक्टर इन फिलोसॉफी इन लॉ विभाग में मार्गदर्शक गाइड प्रो. सुनील देष्टा विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पुस्तक के प्रकाशन पर डा आस्था अग्निहोत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे उनसे बेहतर करें। उन्होंने कहा कि आस्था अग्निहोत्री ने भी उनके परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने आशा जताई कि भविष्य में आस्था अग्निहोत्री लेखन कार्य को आगे बढ़ाएगी तथा समाज के उपयोगी आने वाली अनेक पुस्तकों का प्रकाशन करने में सफल होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रो. सुनील देष्टा ने आस्था अग्निहोत्री को प्रतिभाशाली छात्रा करार दिया। उन्होंने कहा कि मात्र 3 साल के रिकॉर्ड समय में आस्था ने अपनी पीएचडी पूरी की तथा एक चुनौतीपूर्ण विषय पर रिसर्च करके थीसिस पूरी की। उन्होंने कहा कि इसे पुस्तक का रूप देकर सराहनीय कार्य किया है। कार्यक्रम को प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री वडा आस्था अग्निहोत्री ने भी संबोधित किया। आस्था द्वारा लिखित पुस्तक में कुल 7 चैप्टर हैं। 196 पेज की पुस्तक में आधुनिक हथियार, साइबर, आर्मर्ड कन्फ्लिक्ट्स इन सब विषयों पर तर्कसंगत विचार रखे गए हैं। वहीं एवोल्यूशन ऑफ डायनामिक बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं। आस्था अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश विवि शिमला से BA LLB ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत लंदन की क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी से LLM की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आस्था अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुनील देष्टा के मार्गदर्शन में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड द चैलेंजेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन आर्मर्ड कन्फ्लिक्ट क्रिटिकल एनालिसिस पर PhD की डिग्री हासिल की। आस्था अग्निहोत्री UGC नेट क्वालिफाई है। वर्तमान में वह हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल की सदस्य हैं। आस्था ने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है। इसमें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी लंदन, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी शामिल है। आस्था ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में समर कोर्स भी अटेंड किया है। इस अवसर पर SP ऊना अरिजित सेन ठाकुर, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण EGS राणा, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग नरेश धीमान, SDM ऊना विश्व मोहन देव चौहान, SDM हरोली विशाल शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र धर्माणी, जिला कांग्रेस कमेटी प्रधान रंजीत राणा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव अविनाश कपिला, डा राकेश अग्निहोत्री, वीरेंद्र मनकोटिया, अशोक ठाकुर, विनोद बिट्टू, पवन ठाकुर, सतीश शर्मा बिट्टू, उद्योगपति अर्थव चड्डा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 16 को बिलासपुर आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, वेलकम को तैयार नेता कार्यकर्ता। देश के 3 राज्यों में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। JP नड्डा 16 दिसंबर को अपने गृह जिला बिलासपुर आएंगे। इस दौरान जिला भाजपा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह व भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख व नयना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि 16 दिसंबर को सुबह 10 बजे शहर के नगर परिषद मैदान में अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा। चौकीदार के घर पड़ गया डाका, अलमारी तोड़ गहने ले भागे चोर, 100 ग्राम सोने पर हाथ साफ।
जोगिंदरनगर की नजदीकी ग्राम पंचायत निचला गरोडू के मकदया में चोरों द्वारा दिन दिहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार मकड़ैना में दिन दहाड़े चोरों ने निचला गरोडू की पंचायत चौकीदार रीता देवी के घर में गोदरेज की अलमारी को तोड़कर उसमें रखे लगभग 100 ग्राम के गहनों व 10,000 रुपए हाथ साफ कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। रीता देवी ने पुलिस बयान में कहा कि वह पंचायत में चौकीदार है तथा उसके पति दुकानदार हैं। दोपहर लगभग 1 बजे के करीब जब घर में कोई नहीं था तब चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज का भी खंगाल रही है। सैंज में भीषण अग्निकांड, पटियाला में 8 घर भस्म, खाली करवाए जा रहे 7 लगते मकान। सैंज घाटी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बनोगी के पटियाला गांव में गुरुवार सुबह भीषण अग्निकांड पेश आया। अग्निकांड में 8 घर आग की भेंट चढ़ गए हैं। गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग से संपत्ति व माली नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रभावितों से मिलने पहुंचे बंजार विधानसभा के विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्रशासन को प्रभावितों को यथासंभव राहत पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं। आग को देखते हुए लोगों ने अपने मकानों को खाली करना शुरू कर दिया है। आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। धीरे धीरे आग आगे वाले घरों की ओर बढ़ रही है। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।